नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो को करते हैं शुरू। भारत में अधिकतम महान शख्सियतों के बारे में लोग दो खेमों में बटे नजर आते हैं। एक वर्ग उनकी अच्छाइयों को गिनाता है तो दूसरा उन पर उंगली उठाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इससे अछूते नहीं रहे। एक तरफ उन्हें संविधान निर्माता और दलित समाज का उद्धारक कहा जाता है तो दूसरी ओर कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न लेने की बात कहकर उन पर निशाना भी साधते हैं। अंबेडकर के आलोचक दावा करते हैं कि वह अंग्रेजों के साथ थे और उन्हीं के मुताबिक काम करने की वकालत करते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अंबेडकर का असल मकसद क्या था। दरअसल अंबेडकर का मकसद वही था जो स्थापना के वक्त कांग्रेस का था। 1880 से 1900 के दौर में कांग्रेस जैसे तमाम संगठन थे जो अपने समुदाय के लिए अधिकारों की मांग करते थे, जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह का अंत करवाना, फिर मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और महार रेजिमेंट बनाने की मांग उठी। सिविल सर्विसेज में कैंडिडेट की उम्र बढ़ाने के लिए भी विरोध प्रदर्शन होने लगे ताकि ब्रिटिश हुकूमत में भारतीयों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले। यह मांग बढ़ते बढ़ते 1929 में पूर्ण स्वराज्य और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंची। इस ऐतिहासिक क्रम पर नजर डाले तो पता चलता है कि अंबेडकर की मांग भी ऐसी ही थी। वह पहले अपने समुदाय की भलाई चाहते थे। उनका मानना था कि अगर किसी शख्स को समाज में सिर उठाकर चलने की आज़ादी नहीं तो उसके लिए देश की आज़ादी के कोई मायने नहीं। इसलिए वह सत्ता में पिछड़े तबकों की हिस्सेदारी चाहते थे, जिन्हें जातीय व्यवस्था ने ऐसे कामों तक सीमित कर रखा था जो सम्मान की नज़र से भी नहीं देखा जाते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलितों की दुर्दशा के लिए हिंदू धर्म की ऊंच नीच वाली व्यवस्था को जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पैरोकारी करने वाली किताब मनुस्मृति को भी जलाया था। उनका कहना था कि हिंदू धर्म मनुस्मृति के हिसाब से चलता है, जिसमें ऊंच नीच कूट कूट कर भरी है। द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म में बाबा साहब ने लिखा है, मनु ने 4 वर्ण की वकालत की, फिर चारों वर्णों को अलग अलग रखने के लिए जाति व्यवस्था की नींव पड़ी। मनु ने जाति की रचना की या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी सत्ता और जमीन जायदाद में दलितों की हिस्सेदारी न के बराबर थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब और लेखों में अनगिनत बार दलितों के उत्पीड़न, उनकी जातीय तिरस्कार वाली खबरों का हवाला दिया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को खत्म किए बगैर यह मुमकिन ही नहीं कि दलित समाज में सम्मान के साथ जी सके। यही वजह थी कि वह सत्ता में दलितों की हिस्सेदारी चाहते थे ताकि उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। अंबेडकर दलितों की दशा सुधारने वाली मांगों पर ही अड़े रहे। वही कांग्रेस लगातार अपनी मांगों और आंदोलन का दायरा बढ़ाती रही। उसने दलितों से जुड़े मसलों को अनदेखा तो नहीं किया, लेकिन उनकी स्थिति सुधारने के लिए कुछ किया भी नहीं। उनका मानना था कि जब आज़ादी मिल जाएगी तो दलितों के साथ होने वाले भेदभाव भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। वही बाबा साहब का कहना था कि छुआछूत अंग्रेजों की देन नहीं है जो उनके जाने के बाद खत्म हो जाएंगी। दलितों के साथ यह भेदभाव तो धार्मिक आधार पर सदियों से हो रहा है। अंबेडकर ने शोषित और वंचितों के अधिकार दिलाने के लिए अपनी मुहिम जारी रखी। उन्हीं की वजह से साइमन कमीशन वंचित तबके को प्रतिनिधित्व देने को राजी हुआ। वही कांग्रेस ने साइमन कमीशन के खिलाफ जोरदार आंदोलन चला रखा था। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। इसलिए दलितों को 2 वोट देने का अधिकार था। एक वोट से वे अपने समुदाय का प्रतिनिधि चुन सकते थे, दूसरे से किसी सामान्य वर्ग का। स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई कर रहे महात्मा गांधी ने पृथक निर्वाचन का जोरदार विरोध किया। उनका मानना था कि इससे दलितों और सवर्ण के बीच की खाई और बढ़ जाएगी। उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी की तबीयत बिगड़ने के साथ अंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे। कई जगह दलित बस्तियों पर भी हमले हुए। आखिरकार अंबेडकर झुके और 24 सितंबर 1932 को गांधी और बाबा साहब के बीच पुनः फैक्ट हुआ। इससे दलितों के पृथक निर्वाचन और
2 वोटों का अधिकार खत्म हो गया। हालांकि दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या राज्यों के विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दिया गया। अंबेडकर वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। उनका दर्जा इस समय के कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। उन्हें श्रम विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। अंबेडकर ने वाइसराय काउंसिल के सदस्य के रूप में कई महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने वेतन भुगतान के लिए नियम बनवाए, श्रमिकों के लिए कारखाना संशोधन विधेयक पारित करवाया। अंबेडकर ब्रिटिश हुकूमत में जिस हैसियत पे थे, उनका मानना था कि उन्हें एक बड़ी ताकत मिली हुई है। वह इसका इस्तेमाल समाज और अपने लोगों की भलाई के लिए करना चाहते थे। उनका कहना था कि पहले दलितों को अधिकार मिल जाए, उसके बाद ही उनके लिए किसी तरह की आज़ादी का कोई मतलब होगा। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में करो या मरो नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अंबेडकर इस आंदोलन के खिलाफ थे। अंबेडकर ही नहीं, उस दौर के कम्युनिस्ट दलों ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत का ही पक्ष लिया। दुनिया दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही जापानियों और नाजियों की हरकत देख चुकी थी। ऐसे में अंबेडकर के साथ देश के कई राजनीतिक चिंतक मानने लगे थे कि फांसीवाद अंग्रेजों से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अंबेडकर को डर था कि अगर नाजियों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो इसके नतीजे काफ़ी खतरनाक होंगे। जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर तो रक्त शुद्धि का बड़ा ही हिमायती था। उसके समर्थक तो भारतीयों को एकदम गया गुजरा समझते थे। यह वजह है कि अंबेडकर ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, सभी भारतीयों की देशभक्ति यही है कि वह अराजकता फैलने से रोके, क्योंकि इस तरह के आंदोलन हमारे देश को जापान का गुलाम बनाने में मदद करेंगी। अब अंबेडकर और कांग्रेस का प्रमुख मकसद एकदम अलग हो चुका था। अंबेडकर अंग्रेजों को भारत से भगाना नहीं चाहते थे, वही अंग्रेजी कानून से सीमित आज़ादी के पक्षधर थे, जैसे कि कांग्रेस 1929 तक कहती थी। अंबेडकर और गांधी के बीच तकलिया भी पूना फैक्ट के बाद बढ़ती गई। उन्होंने गांधी की हत्या पर यह तक कह दिया कि गांधी की मौत से कुछ अच्छा ही निकलकर सामने आएगा। अब जनता को सुपरमैन से जुड़ाव से मुक्ति मिलेगी। लोग अपने बारे में सोच सकेंगे, अपने मकसद के लिए खड़े हो सकेंगे। यही हिस्सा लेट्स ऑफ अंबेडकर में प्रकाशित है। कांग्रेस और अंबेडकर ने अपनी लड़ाई एक ही तरह से शुरू की थी, लेकिन सामाजिक कुरीतियों और सिविल सर्विसेज में उम्र बढ़ाने जैसे मामलों पर कांग्रेस की मांगे मान ली गई। इससे उसकी लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंच गई। वही अंबेडकर की लड़ाई दलितों को हक दिलाने तक ही उलझी रह गई, क्योंकि उसमें कोई ठोस प्रगति ही नहीं हुई। अंबेडकर का मानना था कि आज़ादी के बाद भी दलितों के साथ भेदभाव जारी रहेगा, इसलिए वह कानूनी प्रावधानों के जरिए दलितों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिलाना चाहते थे। अंबेडकर की आशंका आज़ादी के बाद सही साबित भी हुई। आज़ादी के 70 साल बाद भी दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। आज भी दलितों को मंदिर में न घुसने देने और उन्हें घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की घटनाएं उसी तरह से अखबारों की सुर्खियां बनती है जैसे अंग्रेजों के ज़माने में बनती थी। शायद यही वजह थी कि अंबेडकर को लगता था कि दलितों को उनका हक दिलाना संपूर्ण आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये आज़ादी का आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।